हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल ड्रीम्स कुन्नू। देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की एनसीईआरटी और हमारे रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर हैं उनको हम क्लियर कर रहे थे। देखिए, हमारी रीट में जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता हमारी एनसीईआरटी का जो 6 चैप्टर है वो क्लियर करता है। देखिए, आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये जो चैप्टर है ये हमारी वैदिक सभ्यता का जो टॉपिक है उसको क्लियर करता है। जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है स्टूडेंट, वो ये आता है कि वेदों की रचना का प्रारंभ काल तो 3500 साल पहले, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत वो होती है 3000 साल पहले। एक हमें पीछे के चैप्टर में ये दिया गया था कि इनाम गांव के कृषकों का निवास, तो वो माना गया था 3600 से 2700 साल पहले, और चरक का जो काल है वो है 2000 साल पहले। आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये आपको क्रम में दे दे कि वेदों की रचना आगे दे दे 3500 साल, महापाषाण काल का निर्माण की शुरुआत आगे दे दे 3000 साल, इनाम गांव के कृषकों का निवास आगे दे दे 3600 से 2700, और चरक यानी लगभग 2000 साल पहले। मिलान करने वाले क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है, और ये आपकी एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चनों में मेंशन था, इसलिए यहाँ पे इसको लिया गया है। चलिए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले वेद, हमें वेदों के बारे में जानकारी इस टॉपिक में दी गई है। तो वेद क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि वैदिक जो सभ्यता थी वो 2 भागों में थी, यानी वैदिक और उत्तर वैदिक। देखिए, वैदिक कौन सा काल माना गया, तो ऋग्वेद का जो काल था वो आता है वैदिक सभ्यता में। किस में आता है? वैदिक सभ्यता में। और जो उत्तर वैदिक काल है वो आता है साम, यजुर और अथर्ववेद की रचना जब हुई वो कौन से काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में। तो आपको इतना ध्यान रखना है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कि ऋग्वेद जहाँ पे आए तो वैदिक सभ्यता, और इन तीनों वेद यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनसे संबंधित वर्णन हमें किसमें मिलता है? तो उत्तर वैदिक काल में। इसी में एक टॉपिक आता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, देखिए वर्ण व्यवस्था अगर आप वैदिक काल की बात करेंगे यानी ऋग्वेद की, तो वो कैसी थी? वो थी कर्म पर आधारित। कैसी थी? कर्म पर आधारित। आपसे स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो आप करेंगे कर्म पर आधारित थी। जनतंत्रात्मक शासन था, व्यवस्था थी कर्म पर आधारित। लेकिन उत्तर वैदिक आते आते ये व्यवस्था किसमें परिवर्तित हो गई? तो ये व्यवस्था हो गई थी जन्म आधारित, यानी जन्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था वो हो गई थी। आप इतना ध्यान रख लेंगे, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ण व्यवस्था जब जन्म पर आधारित हो गई तो पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्णों में बांटा? आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट कि पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्णों में बांटा। तो आप पढ़ते हैं कि इसका आंसर तो 4 हो जाएगा कि 4 वर्णों में बांटा। लेकिन आपसे अगर ये पूछ ले स्टूडेंट, रीट के एग्जाम में ऐसे ही फैक्ट आते हैं, याद रखिए। रीट के एग्जाम में आपके जो 6 से लेकर 12 तक की बुक हैं उन्हीं से फैक्ट उठाए जाते हैं, और बहुत इजी से फैक्ट हैं वो आते हैं। आते हुए आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो कितने वर्ण थे? 4 थे। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र। देखिए, ब्राह्मण जो वेद का अध्ययन अध्यापन या यज्ञ करते थे वो कौन से थे? ब्राह्मण थे। क्षत्रिय कौन से थे? जो युद्ध करते थे, यानी प्रजा की रक्षा का दायित्व किसके पास था? क्षत्रियों के पास था। इसके अलावा आते हैं वैश्य, वैश्य, तो कृषक पशुपालक किस में आते थे? वैश्य, वैश्य में आते थे। देखिए, ध्यान रखना स्टूडेंट, आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि यज्ञ का अधिकार था, तो क्षत्रिय और जो वैश्य थे उनको तो यज्ञ का अधिकार था, मतलब वो यज्ञों में भाग ले सकते थे। लेकिन जो अंतिम वर्ण था शूद्र, उसको यज्ञ आदि में भाग लेने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। आप ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो शूद्र है, जो अंतिम वर्ण था इस व्यवस्था का, उसको यज्ञ आदि में भाग लेने का अधिकार नहीं था। क्या था? नहीं था। आगे बढ़ते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, वैदिक काल में वेदों का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता था? तो देखिए, 4 वर्ण व्यवस्था हमने देखी थी। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो वैदिक काल में वेदों का अध्ययन करने वाले थे वो कौन थे? ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। वैदिक काल में युद्ध करने वाला क्या कहलाता था? तो वैदिक काल में युद्ध करने वाला है वो वैश्य कहलाता था। क्या कहलाता था? वैश्य।
वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था में अंतिम वर्ण कौन सा था जिसे अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था? तो देखिए वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है उसका अंतिम वर्ण था शूद्र, और शूद्र को अनुष्ठान यानी यज्ञ आदि करने का क्या नहीं था, अधिकार प्राप्त नहीं था। ये बात आप अच्छे से गौर कर लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, हम प्रेशर की वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। स्टूडेंट आप इन चीज़ों का बहुत यानी विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ण था जिसको यज्ञ आदि करने का अधिकार नहीं था, वो था शूद्र। कौन सा था? शूद्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इसी में से बन जाता है स्टूडेंट कि किस यज्ञ के बाद जो है वो राज्य की सीमा बढ़ाने हेतु घोड़ा छोड़ा जाता था? तो हम पढ़ते हैं कि पहले जो राजा महाराजा थे वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ते थे, और उस घोड़े को अगर कोई राजा रोकता था तो उसको युद्ध करना पड़ता था। अगर कोई राजा उस घोड़े को नहीं रोकता था, इसका मतलब ये था कि वो उसके अधीन है। तो वो था अश्वमेध यज्ञ, यानी अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा था वो क्या छोड़ता था? घोड़ा छोड़ता था। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर में हमें 2 या 3 जो महाजनपद हैं उनका वर्णन मिलता है। देखिए महाजनपद यानी 600 ईसा पूर्व वाला काल है वो किस में आता है? महाजनपद काल में आता है। आपके रीट में ये टॉपिक क्लियर मेंशन है महाजनपद काल वाला। तो देखिए आगे थोड़ी इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसमें एक शब्द आया है महात्मा बुद्ध। तो देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म किस गण में हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म है वो किस गण में हुआ था? तो शाक्य गण में। कौन से गण में हुआ था? शाक्य गण में। ये आपसे पूछा जा सकता है रेट में। तो महात्मा बुद्ध का संबंध कौन से गण से है? शाक्य गण से। अब एक जो शब्द आया था वो मगध। देखिए मगध से होकर कौन सी नदियां गुजरती थी? तो मगध से होकर गंगा और सोन नदियां गुजरती थी। कौन सी नदियां गुजरती थी? तो गंगा और सोन नदियां गुजरती थी। अब मैं आपको थोड़ा एक बार जो महाजनपद हैं उनके बारे में बता देती हूँ ताकि आपको ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। देखिए ये आपके सामने है महाजनपद वाला टॉपिक। आप इसको ऐसे समझिए। देखिए पहले क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, पहले आप एक बार समझ लीजिए कि महाजनपद क्या थे। तो देखिए महाजनपद हैं वो कितने थे? तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपद थे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे ये हो सकता है कि ये जो महाजनपद थे इनका हमें वर्णन कहाँ मिलता है? तो देखिए महाजनपद का वर्णन हमें बौद्ध के अंगुत्तर निकाय और जैन के भगवती सूत्र में मिलता है। तो आप अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र याद रखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है कि महाजनपद का उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय उसमें ऑप्शन था। अब आप एक बार जो महाजनपद हैं 16 उनको देख लीजिए। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, एक तरफ आपके जो जनपद हैं उनको दे दिया जाता है, दूसरी तरफ राजधानी दे दी जाती है। आपसे मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गलत और सही वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक तरफ आपको दे दिए कि ये जनपद हैं और ये इनकी राजधानियां, इनमें एक राजधानी आपको गलत देकर पूछा जा सकता है कि कौन सी सुमेलित नहीं है, या फिर 3 राजधानी आपको गलत देकर चौथा ऑप्शन सही देकर ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सुमेलित है। तो आप एक बार इन जो महाजनपद हैं इनको देख लीजिए। देखना ही क्या है, इनको तो आप रट लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से अमूमन हर एग्जाम में आया है। तो काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। आप इसको एक टर्म के माध्यम से याद रख सकते हैं, कावा। का यानी काशी, वा यानी वाराणसी, कावा। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ यानी कुवी। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? कुई यानी कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अंग की राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी थी राजगृह। ये मगध का वर्णन हमें इस चैप्टर में दिया गया है। वज्जी, विदेही या मथिला। मल की राजधानी थी कुशावती या कुशीनारा। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और चैदी की राजधानी थी शक्तिमती। कौशल की 2 राजधानियां थी, उत्तरी राजधानी थी साकेत और दक्षिणी राजधानी थी श्रावस्ती। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और जो शूरसेन है उसकी राजधानी थी मथुरा या सूरसेनई। अस्मक की राजधानी थी पोतन और गांधार, ये जो गांधार है इसकी राजधानी थी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक। एकमात्र ऐसा कौन सा जनपद था जो दक्षिण में स्थित था? देखिए अस्मक जो है वो दक्षिण में स्थित एकमात्र ऐसा जनपद था
आप इसको याद रख लीजिए कि असमक जिसकी राजधानी थी पोतन, वो दक्षिण में एकमात्र महाजनपद है जो भारत के दक्षिण में स्थित था। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। कौन से शासक मगध के शासक रहे हैं? तो देखिए ये जो मगध जिसकी राजधानी हमने राजगिरा पढ़ी है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि कौन से शासक हैं वो मगध के रहे हैं। तो वो हैं बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद। इसी चैप्टर में 3 शासक हमें दिए गए हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी किस स्थान पर स्थित था? तो प्राचीन एक महत्वपूर्ण नगर था कौशाम्बी। और आप देखेंगे कि कौशाम्बी किसकी राजधानी है? वत्स की राजधानी है। किसकी राजधानी है? वत्स की राजधानी है। वो कहाँ पर था? तो वो था इलाहाबाद, यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि कौशाम्बी वर्तमान में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अजातशत्रु है वो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। ये अजातशत्रु जो मगध का शासक था, ये वज्जी जो गणराज्य था, वज्जी, देखिए ये रहा वज्जी। वज्जी एक महाजनपद था, इस पर क्या करना चाहता था? आक्रमण करना चाहता था। लेकिन वो सलाह लेना चाहता था और उसने अपने मंत्री वस्कार, ये मंत्री का नाम याद रख लीजिएगा आप, चैप्टर में दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु के मंत्री का क्या नाम था? तो वस्कार को किसके पास भेजा था? तो आंसर होगा महात्मा बुद्ध के पास। किसके पास भेजा था? महात्मा बुद्ध के पास। उम्मीद करती हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा कि अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। किसकी सलाह लेने के लिए अपने मंत्री को, वस्कार को भेजा था? तो महात्मा बुद्ध की सलाह के लिए उसने अपने मंत्री वस्कार को भेजा था। किस बौद्ध ग्रंथ में वज्जी संघ का वर्णन है? देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि किस बौद्ध ग्रंथ में वज्जी संघ का वर्णन है? तो दीर्घ निकाय में इस वज्जी संघ का क्या मिलता है? वर्णन। महाजनपद काल में फसल कर लिया जाता था। देखिए फसल कर लिया जाता था क्योंकि राज्यों की जो शासन व्यवस्था है उसे चलाने के लिए कर वसूले जाते थे। तो एक फसल कर था तो वो कितना लिया जाता था? तो जो उपज होती थी उसका 1/6 भाग लिया जाता था। महाजनपद काल में फसल कर लिया जाता था कितना? उपज का 1/6 भाग। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? देखिए इस चैप्टर में हमें सिकंदर का वर्णन भी मिलता है। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। आगे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि मगध की राजधानी थी, तो मगध की देखिए प्रारंभिक जो राजधानी थी वो थी राजगृह। प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह। और जो दूसरी राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। सारे फैक्ट मैंने इंक्लूड किए हैं, फिर भी आप एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिए और क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। आपको निश्चित रूप से एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। देखिए रेट का पेपर आपके 6 to 12 एनसीईआरटी की बुक में से ही बनना है, इसलिए आपको अनावश्यक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी में अपने सिलेबस को देखिए और उन टॉपिक्स को देखिए जो कवर होते हैं। उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आप एनसीईआरटी को अवश्य क्लियर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।